नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से आज पुनः आपके सामने उसी अध्याय को कंप्लीट करने के लिए आया हूं। और आज मेरा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट था क्लास 10 का, वो पार्ट नंबर 3 वीडियो आपके सामने फाइनल रूप से प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। जिस तरह आप लोगों ने देखा है, सराहा है, और कोशिश करूंगा कि इससे भी और बेहतर आपको दे सकूं। ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा, इसका नोट्स भी मैं आपको अब दे दूंगा ताकि आप लोग बेहतर तरीके से यूज कर सकें। और आप लोगों से गुजारिश है कि ट्रस्ट इंस्टीट्यूट को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग के सहयोग से ही मेरा मनोबल बढ़ता है और अच्छे कंटेंट लाने का मेरा इरादा और बढ़ जाता है और वो मजबूत हो जाता है। तो मैं आपको जहाँ से छोड़ा था, मैं पुनः वहीं से शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने आपको लाया था यहाँ तक उपचयन अभिक्रिया। ये उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? तो उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसका नाम दो है, हिंदी में इसके दो नाम है, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इंग्लिश में इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब क्या होता है, देखिए मैं पूरा सार गर्भित वर्ड में आपको एक साथ, जब आपको एग्जाम में लिखना है तो आप इसे लिख दीजिए। ये परफेक्ट परिभाषा है, हर एंगल से तैयार किया गया ये परिभाषा है। ठीक है, और मुझे कहीं भी इसमें कमी नहीं दिखती है। मैं इसे और तोड़ तोड़ कर आगे बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या है ऑक्सीकरण अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व या मूलक। तो पहले विद्युत ऋणात्मक तत्व किसे कहा जाता है? देखिए, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। जैसे कि क्लोरीन ले लीजिए आप। ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है? परमाणु संख्या 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2, 8, 7। ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये ऐड करेगा। ठीक है, तो इसका अंतिम कक्षा में क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो लेता है वो हो जाएगा विद्युत ऋणात्मक तत्व। इसलिए हम इसे कहते हैं Cl माइनस कर देंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक माइनस, 2 लेगा तो माइनस करेंगे 2। ठीक है, तो पहले आपको ये समझ में आ गया कि विद्युत ऋणात्मक तत्व किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ठीक है, वो विद्युत ऋणात्मक तत्व है। मूलक कैसे कहते हैं? परमाणुओं के वो समूह, परमाणुओं का वह समूह जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है, जैसे कि SO4 2-। ठीक है, सल्फेट, ये ऊपर देखिए 2 माइनस है, तो ये मूलक हो गया, इसको मूलक कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मूलक। ये हो गया SO4 2-। तो इस तरह करके आपको याद रखना है कि मूलक क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होता है, मैं आपको बता दिया पहले, ताकि आपको परिभाषा अच्छी तरह से समझ में आए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन, ठीक है, या विद्युत ऋणात्मक तत्व या मूलक का संयोग होता है या उसके अनुपात में वृद्धि होती है। अभी मैं एक एक करके तोड़ के और बताऊंगा। अथवा किसी यौगिक से हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व हटता है या उसके अनुपात में कमी होती है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। अब एक एक को हम तोड़कर देखते हैं क्या कहा जाता है। ठीक है, हमने बहुत अच्छे तरीका से आपको समझाने का प्रयास किया हूं। देखिए, पहला, पूरे परिभाषा को हम पार्ट वाइज कर दिए हैं ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है। यदि ये तो बहुत आराम आपको परिभाषा क्लास 10 में यही दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा और अधिक बताया हूं ताकि आपको हर एंगल से क्लियर हो जाए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग, मतलब जुड़ना। ठीक है, तो इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 CO2। ठीक है, तो कार्बन का क्या हो रहा है यहाँ? ऑक्सीकरण, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो एक सिंपल सा परिभाषा देके आपको हमने समझा दिया। ठीक है, अब आगे देखता हूं अगला 1 नंबर पार्ट परिभाषा का। अभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही चल रहा है। ठीक है, इसको दूसरे तरीका से भी देखा जाता है, इसमें और भी क्या है? देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व
विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा मूलक से संयोग करता है। मैंने आपको परिभाषा में शुरुआत में बता दिया था, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किससे, विद्युत ऋणात्मक तत्व। ठीक है, इसको पार्ट वाइज करके थोड़ा अलग कर लेते हैं। विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा मूलक से क्या करता है, वो संयोग करता है, वो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ Al + 3Cl2 क्या बन गया, 2AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड बन जा रहा है। ठीक है, अब यहां देखियो किससे कर रहा है, Cl क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मक का ऐसी रासायनिक इसमें कोई तत्व विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करता है, तो कौन तत्व, एल्युमिनियम संयोग कर रहा है, किससे, एल्युमिनियम से। ठीक है, क्लोरीन से, सॉरी क्लोरीन से संयोग कर रहा है एल्युमिनियम, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है यहां पर। ठीक है, किसका, इसका, क्योंकि ये विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग कर रहा है, कौन, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, मूलक, एक मूलक भी देख लेते हैं। ठीक है, SO4 मैंने आपको बताया है, SO4 क्या था यहाँ पर, SO4 2-, ये भी एक ऋणात्मक है। ठीक है, ऋणात्मक मूलक, तो देख लीजिए यहाँ पर Cu + 2H2SO4, CuSO4 + SO2 + 2H2O। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, SO4 क्या है, ऋणात्मक है, इससे संयोग किसका हो रहा है, कॉपर का, तो कॉपर का यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया हूं कि सिर्फ एक सिंपल परिभाषा में लोग कहते हैं ऑक्सीजन से संयोग किया तो ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, आप भी सही हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ब्रॉड रूप में इसको देखिएगा तो कई एंगल से भी होता है, तो सारे एंगल को हमने ध्यान में दिया है। ठीक है, तो इसको फाइनलाइज करते हैं कि किसी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, मूलक मैं बता दिया, परमाणुओं का वो समूह जिस पर नेगेटिव आवेश हो। ठीक है, नेगेटिव हो, 2- है, देखिए नेगेटिव है यहाँ पर आयन। ठीक है, मूलक से संयोग करता है, तो देखिए एल्युमिनियम, क्लोरीन क्या है, एक ऋणात्मक मूलक है। ठीक है, ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक तत्व है, इससे वो संयोग कर रहा है, तो एल्युमिनियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। उसी तरह SO4 क्या है, एक ऋणात्मक मूलक है, Cu उससे संयोग कर रहा है, तो Cu का यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, तो अगला देखते हैं, अगले एंगल से क्या है, परिभाषा का दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ, परिभाषा का तीसरा पार्ट देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा मूलक के अनुपात में वृद्धि, अब यहां क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व या मूलक के अनुपात में वृद्धि की बात कर रहा है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा मूलक का क्या हो रहा है, अनुपात में वृद्धि होती है, तो भी हम उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ FeCl2, ठीक है, और Cl2 क्या बन रहा है, 2FeCl3। अब यहां पर देखिए किसके अनुपात में वृद्धि हो रही है, हमने क्या बताया, विद्युत ऋणात्मक तत्व के अथवा अनुपात के अथवा मूलक के अनुपात में वृद्धि। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है, यहाँ Cl कितना है, यहाँ पर 2, इधर क्या हो जा रहा है 3, इसके अनुपात में नेगेटिव ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि हो रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, इसके अनुपात में वृद्धि हो रही है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, यहां पर Fe देखिए, यहां एक Fe जो है कितने से, क्लोरीन से, दो क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है। यहां पर देखिए राइट साइड में, ठीक है, Fe जो है यहां पर कितना है, 1:3। ठीक है, एक Fe 3 क्लोरीन से, इसका कितना, विद्युत ऋणात्मक तत्व का अनुपात में वृद्धि हो रही है कि नहीं, ठीक है, ऋणात्मक तत्व का 2 से 3 बन जा रहा है। ठीक है, तो यहां भी ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, उसी तरह यहां देखिए FeSO4 मूलक, इसके अनुपात में भी विद्युत ऋणात्मक SO4 है, विद्युत ऋणात्मक, उसके भी अनुपात में वृद्धि हो रही है कि नहीं, देखिए यहाँ SO4 1 है। ठीक है, FeSO4 H2SO4 H2 + O2 क्या बन रहा है, SO4 का 3। ठीक है, यहाँ पर इसके अनुपात में वृद्धि हो रहा है, इस मूलक के अनुपात में वृद्धि। यहाँ कितना मूलक है देख लीजिए, SO4 और SO4। ठीक है, 2 है, यहाँ पर क्या हो रहा है 3। ठीक है, तो यहां भी अनुपात में वृद्धि हो रही है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। बहुत सरल तरीके से मैंने आपको तोड़ तोड़ कर बताया हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, मेरी बातों का ध्यान रख के परिभाषा में ही, जैसा आप परिभाषा को तोड़ कर पढ़िएगा तो आपको सब समझ में आएगा। आगे देखते हैं, चौथा भाग क्या कहता है इसी परिभाषा का, ऑक्सीकरण का। ठीक है, क्या देखिए, किसी यौगिक में से हाइड्रोजन अथवा विद्युत धनात्मक तत्व, क्या है, हाइड्रोजन अथवा विद्युत धनात्मक तत्व को हटा देना की क्रिया, हटा देने की क्रिया को भी ऑक्सीकरण कहते हैं। समझ में आ रहा है, क्या कह रहे हैं, किसी यौगिक में से हाइड्रोजन अथवा विद्युत धनात्मक तत्व का हटना
क्या है, हाइड्रोजन हट जाए, हाइड्रोजन हट जाए तो भी हम उसको कहेंगे ऑक्सीकरण। विद्युत धनात्मक तत्व हट जाए तो भी कहेंगे ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यहाँ 4HCl है, MnO2, MnCl2, 2H2O प्लस Cl2। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, HCl है, यहाँ हाइड्रोजन से Cl हट रहा है कि नहीं, देखिए हाइड्रोजन हट रहा है Cl से, तो यहाँ पर किसका हो रहा है, HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, क्योंकि किसका, हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है यहाँ क्लोरीन से। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, Hg2Cl2 प्लस Cl2 HgCl2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या है Hg, ठीक है, Hg2Cl2, यहाँ अनुपात में देखिए विद्युत धनात्मक क्या लिख रहे हैं, विद्युत धनात्मक तत्व को हटा देने की क्रिया। देखिए यहाँ 2 Hg था, यहाँ घट के 1 हो गया, वो कि 1 घटा है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो मैं 4 तरीके से आपको ऑक्सीकरण को समझाने का प्रयास किया हूं। ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तोड़ तोड़ कर। ठीक है, आगे देखते हैं, अब आते हैं उपचयन, ठीक उसका उल्टा है। ठीक है, क्या है, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन को क्या कहते हैं, हिंदी में अपचयन भी कहा जाता है या अवकरण भी कहा जाता है। ठीक है, अपचयन भी कहा जाता है या अवकरण भी, रिडक्शन, इसको इंग्लिश में रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब देखते हैं इसका परिभाषा क्या है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी तत्व के साथ, क्या है, अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन या किसी अन्य विद्युत धनात्मक तत्व का संयोग, वहां पर किसका हो रहा था, वहां पर हो रहा था विद्युत ऋणात्मक तत्व का संयोग। यहां किससे संयोग हो रहा है, विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग हो रहा है। वहां ऑक्सीजन से संयोग होता था, यहां हाइड्रोजन से संयोग हो रहा है। ठीक है, अंतर करके रखना है दिमाग में। ठीक है, या किसी यौगिक में से ऑक्सीजन या कोई अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व का हटता है, वहां ऑक्सीकरण में क्या देखे थे, ऑक्सीजन का संयोग, यहां पर ऑक्सीजन का वियोग। विद्युत ऋणात्मक तत्व हटता, वहां विद्युत ऋणात्मक तत्व जुटता था। ठीक है, तो ठीक इसका उल्टा है यहां पर। ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व हटता, या किसी यौगिक में विद्युत धनात्मक तत्व का अनुपात बढ़ता था। ठीक है, वहां ऑक्सीकरण में क्या देखे थे, विद्युत ऋणात्मक तत्व का अनुपात बढ़ता था, यहां क्या हो रहा है, विद्युत धनात्मक तत्व का अनुपात बढ़ रहा है। ठीक है, अथवा विद्युत ऋणात्मक तत्व या उसके मूलक का अनुपात घटता है। क्या हो रहा है, यहाँ विद्युत धनात्मक तत्व का अनुपात बढ़ेगा अवकरण में और विद्युत ऋणात्मक तत्व का अनुपात घटेगा अवकरण में। तो एकदम क्लियर है, यदि आप ऑक्सीकरण है तो उसको ठीक उल्टा करके आप चलिए, आपका अवकरण अभिक्रिया होगा। ठीक है, देख लेते हैं इसका एक एक करके तोड़ के इसको भी। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं प्रयास किया हूं, आगे आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताएं, और आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा, इतना भरोसा रखिए। मेरे कोचिंग का नाम है ट्रस्ट, तो मैं आपके साथ ट्रस्ट ही रखूंगा। आप हम पर भरोसा रखिए, पूरा भरोसे पर खरा उतरूंगा। किसी तत्व के हाइड्रोजन से संयुक्त करने की क्रिया, देखिए वहां पर किससे संयोग कर रहा था, ऑक्सीजन से, यहां किससे हो रहा है, हाइड्रोजन से। ठीक है, वहां पर क्या हो गया, वहां ऑक्सीजन, यहां हाइड्रोजन, हाइड्रोजन संयोग कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, अवकरण। देखिए H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन किससे संयोग कर रहा है, Cl से, तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का, यहां पर किसका हो रहा है अवकरण, क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है, इसलिए क्लोरीन का यहां क्या हुआ, अवकरण हुआ। आगे देखते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट, अवकरण का ही दूसरा भाग देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग। अब देखिए वहां क्या था, ऑक्सीकरण में विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग होता था, यहां पर क्या हो रहा है, विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग की क्रिया। ठीक है, वहां ऑक्सीकरण में विद्युत ऋणात्मक, यहां क्या हो रहा है, विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग की क्रिया। अथवा किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत धनात्मक तत्व के अनुपात बढ़ना, वहां पर क्या था, ऑक्सीकरण में विद्युत ऋणात्मक तत्व का अनुपात बढ़ता था, यहां किसका अनुपात बढ़ रहा है, विद्युत धनात्मक तत्व का। ठीक है, उसको भी अवकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए HgCl2, ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड SnCl2 स्टेनस क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, तो Hg2Cl2 SnCl4 बनता है। क्या होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड बनता है। ठीक है, ये हमारा
इक्वेशन। अब यहां पर देखिए, यहां क्या लिख रहा है, Hg एक विद्युत धनात्मक तत्व, इसका अनुपात में वृद्धि हो रहा है। देखिए यहां हम आपको पिछला बार पे कैसे देखना है, यहां एक Hg है, एक Hg के साथ कितना क्लोरीन है, 2। यहां क्या है, राइट साइड में 2 Hg के साथ 2 क्लोरीन है। अब Hg का अनुपात बढ़ गया कि नहीं, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, ठीक है। तो यहां विद्युत धनात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि हो रही है कि नहीं, ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं, तो वही लिख रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग की क्रिया अथवा किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत धनात्मक तत्व के अनुपात में की क्रिया को भी क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया, ठीक है, अवकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये आपको रखना है याद, इक्वेशन को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा पार्ट, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन हटने अथवा उसके अनुपात की कम होने, ऑक्सीजन हट रहा है तो भी हम अवकरण कहेंगे, ठीक है, समझे, रिडक्शन, और अनुपात में कम भी हो रहा है तो भी हम उसको क्या कहेंगे, अवकरण कहेंगे। तो यहां देख लीजिए CuO प्लस H2 क्या हो रहा है, CuO H2O, यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन है, CuO है, यहाँ Cu से ऑक्सीजन निकल चुका है, ठीक है, यहाँ पर किसका हो रहा है, यहाँ Cu का अवकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ अवकरण, CuO का अवकरण हो रहा है, ऑक्सीजन इससे हट रहा है, तो इसको भी क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट जो भी है, अब देखते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा मूलक का अनुपात घटता है, क्या कहता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा मूलक का अनुपात, ऑक्सीकरण में अनुपात बढ़ता था विद्युत ऋणात्मक तत्व का, ठीक है, यहां पर अनुपात क्या घट रहा है, विद्युत ऋणात्मक तत्व का अनुपात घटता है, उसे भी क्या कहते हैं, अवकरण, ठीक है। अब देखिए FeCl3 H2S, ठीक है, 2FeCl2 2HCl प्लस S, ठीक है। अब यहां पर देखिए हो क्या रहा है, यहां पर क्या है, हमने क्या बताया, विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा मूलक का अनुपात घटता है। अब देखिए यहां पर क्या अनुपात है, एक यहां अनुपात है FeCl3, यहां पर देखिए FeCl2, अनुपात घट रहा है यहाँ Cl का, तो यहां पर क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, ठीक है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व और मूलक का अनुपात घटता है उन्हें भी क्या कहते हैं, अवकरण, ठीक है, इसका क्या हो रहा है, यहाँ अवकरण हो रहा है, अनुपात यहाँ घट रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, अगला, अब इन दोनों को साथ साथ देखा गया है, ठीक है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, जब एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होता है तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण, एक साथ उपचयन और अपचयन अभिक्रिया हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक क्या हो रहा है, एक अभिकारक जो होगा उपचयित हो रहा है, मतलब ऑक्सीकृत हो रहा है, और दूसरा अभिकारक क्या हो रहा है, दूसरा अभिकारक क्या हो रहा है, अपचयित, मतलब अवकृत हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उपचयन अपचयन अभिक्रिया करें, मतलब एक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, घट रहा है, देख रहा है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, अवकृत हो रहा है, ठीक है, उसे हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, मतलब एक साथ दोनों काम हो रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं इसको उदाहरण के साथ देख लेते हैं, ठीक है, आप ही के NCERT बुक में दिया हुआ है, देख लीजिए, बहुत अच्छा उदाहरण है, CuO प्लस H2, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ H2, देखिए H2 का ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है यहाँ पर, तो क्या हो गया, उपचयन, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, इसका क्या हो रहा है, CuOO, ठीक है, CuO है, यहाँ ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, हट रहा है यहाँ, इसका क्या हो रहा है, अपचयन, मतलब अवकरण हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, ठीक है, किसका, CuO का, इसका क्या हो रहा है, H2 है, इसमें ऑक्सीजन जाके जुट जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, उपचयन, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया का और भी 2-3 उदाहरण है जो था किताबों में, मैं डाल दिया हूं, आप लोग देखिएगा। अब आगे देखते हैं उभयगामी अभिक्रिया, ठीक है, जितना तरह का मुझे लगा है मैं दे दिया हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। उभयगामी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, इंग्लिश में इसको रिवर्सिबल रिएक्शन करेंगे, या उभयगामी, उभयगामी मतलब होता है जो दोनों तरफ से हो सके, ठीक है, और उत्क्रमणीय, या तो आप हिंदी में इसको उभयगामी अभिक्रिया हो,
या उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया हिंदी में कहें या रिवर्सिबल, एक ही है। अब देखते हैं क्या है। जिस रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से क्या हो रहा है, अभिकारक से उत्पाद, अभिकारक से उत्पाद बनते हैं और उत्पाद से फिर अभिकारक, उत्पाद से फिर क्या बन जा रहा है, अभिकारक, तो उसे रिवर्सिबल रिएक्शन करें, उत्क्रमण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में हो सकती है, ठीक है, इधर से ये बन सकता है, इधर से ये बन सकता है। तो जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा उसका साइन देखिए यहां इस तरह होगा, ये ध्यान रखिएगा। जब भी आपका इक्वेशन में इस तरह का साइन रहे तो यहां बस आपको दिमाग तुरंत दौड़ना चाहिए कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि दोनों तरफ दिया हुआ है साइन, ठीक है। इसका मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट से COO बन जाता है CO2, और COO प्लस CO2 भी यदि करेंगे तो वो CaCO3 बनेगा, ठीक है। ये कैसा अभिक्रिया है, उभयगामी, मतलब दोनों तरफ से हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहां पर लास्ट में मैंने लिख दिया दोनों दिशाओं में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। पूरे चैप्टर को मैं सोचा हूं बढ़िया से बता दूं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या था, इररिवर्सिबल रिएक्शन। अनुत्क्रमणीय मतलब ठीक इसका उल्टा, जो दोनों दिशाओं में होगा वो एक दिशा में अब होगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में हो, क्या, केवल एक ही दिशा में हो, वह रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है, अर्थात इसमें अभिकारक से उत्पाद तो बनते हैं लेकिन उत्पाद से फिर अभिकारक नहीं बनते हैं, ठीक है। इसका चिन्ह देखिए सिर्फ एक साइड होगा, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए क्या है, 2Al + 3Cl2 क्या बन गया, 2AlCl3। यहां पर हमने देखिए रिएक्शन का क्या एक ही दिशा में है, मतलब ये कैसा अभिक्रिया हो गया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गया, ठीक है। अनुत्क्रमणीय मतलब एक ही दिशा में हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, उत्पाद से अभिकारक नहीं बनेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या होता है देखिए, जब अम्ल और क्षार, ठीक है, एसिड और बेस आपस में अभिक्रिया करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनाएंगे, लवण और पानी, ठीक है, सॉल्ट और वाटर। तो इसे, इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे NaOH क्या है, एक क्षार है, ठीक है, क्षारक है, ठीक है। HCl हो गया, ठीक है, ये अम्ल हो गया, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना, ये लवण और ये जल। कोई दिक्कत, तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाए तो उसको क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। दोनों अपना पावर खो चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे देखा जाए, संक्षारण, चैप्टर के अंत में अब आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। संक्षारण क्या है, संक्षारण देखिए, कोरेजन, ठीक है। संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई धातु जो होगा वो हवा, नमी या रासायनिक पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, तो उसको क्या कहते हैं, संक्षारण। किससे, हवा, नमी, रासायनिक पदार्थ, ठीक है, उससे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, संक्षारण। उस धीरे धीरे यदि वो नष्ट हो रहा है, इस धीरे धीरे जो नष्ट होने की प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण। अब नष्ट होने के किससे संपर्क में आए, वो हवा, नमी हो, ठीक है, कोई रासायनिक पदार्थ हो, ठीक है, उससे भी, जैसे धातु है और अम्ल से अभिक्रिया करता है, वो भी उसको धीरे धीरे धातु खत्म होते चला जाएगा। तो अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं, क्या उदाहरण, संक्षारण के कारण लोहे पर जंग लगता है। देखते हैं ना, लोहे पर नमी के कारण क्या होता है, लोहा पर जंग लगने लगता है, वो संक्षारण का उदाहरण है। संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर काला परत पड़ जाता है। क्या परत पड़ता है, काला, ठीक है। संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर कौन सा परत पड़ेगा, काला परत पड़ने लगता है, ठीक है। समझ में आ गया, काला परत, ये भी संक्षारण का उदाहरण है, हवा के संपर्क में आता है। संक्षारण के कारण तांबे के ऊपर हरा परत, देखिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, रेलवे वाले और जो भी तैयारी करने वाले हैं, 9, 10 के NCERT, 8 के NCERT, जो भी NCERT बुक है उसमें जो भी चीज आपको दिया गया या जो बता रहा हूं वो आपको जनरल कंपटीशन के लिए, साइंस के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब चीज को छोड़ना नहीं है। ये सब पूछ लेगा, संक्षारण के कारण तांबे के ऊपर किस रंग का परत जम जाता है, अब 4 रंग दे देगा, ठीक है। जिस चीज को आप बारीक से देखते हैं वो आपको गलत नहीं होगा, तो याद रखना है, संक्षारण के तांबे के ऊपर हरा परत पड़ता है, ठीक है। संक्षारण के चांदी के ऊपर काला परत पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं, विकृत गंधिता, ठीक है, ठीक है।
रेंसिडिटी क्या होता है? विकृत गंधिता वह प्रक्रिया है जिसमें तेल या वसा का, तेल का कोई पदार्थ है या वसा का कोई पदार्थ है, वो हवा के ऑक्सीजन से संपर्क में आकर खराब मतलब उपचयित हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और उसके गंध और स्वाद में, उसका गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? विकृत गंधिता। इसके लिए क्या है? तेल और वसा का वो पदार्थ होना चाहिए। तेल और वसा का पदार्थ जब हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में आकर वो खराब हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, उपचयित हो जाता है और उसके गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? विकृत गंधिता। ठीक है, देख लेते हैं उसका उदाहरण, एक उदाहरण। ठीक है, लंबे समय तक रखे हुए चिप्स या नमकीन में बदबू आना। लंबे समय तक चिप्स का पैकेट है, उसमें बदबू आया, कहीं से हवा एंट्री मार दिया, घुस गया, वो क्या हुआ? बदबू देने लगा, गंध में परिवर्तन, मतलब क्या हो गया वहां? विकृत गंधिता। पुराना घी या तेल खराब होकर गंध देने लगता है, तो वो भी क्या हुआ? विकृत गंधिता। ठीक है, आगे देखते हैं विकृत गंधिता को रोकने के तरीके। अब क्या क्या तरीका है? ठीक है, जैसे आपका लिखने वाला में आ सकता है तो वो आप लिख दीजिए। भोजन को हवा बंद डब्बों में रखना है, मतलब खुला डब्बा नहीं होना चाहिए, वो डब्बा कंप्लीट पैक होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो हवा ज्यादा प्रवेश ना कर सके। ठीक है, भोजन को फ्रिज में रखना। ठीक है, विकृत गंधिता से आप बच जाइएगा। ठीक है, भोजन को हवा बंद डब्बों में रखना। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्रायः तेल या वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है। ठीक है, क्या मिलाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट मिला दिए थे, तो भी विकृत गंधिता से आप बच जाइएगा। को तेल और वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ है, उस खाद्य पदार्थ को पैकेजिंग करने से पहले आप एंटीऑक्सीडेंट रख दीजिए, उसमें मिला दीजिए, तो वो क्या होगा? विकृत गंधिता होने से वो बच जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरना। अब नाइट्रोजन गैस क्या होता है? नाइट्रोजन गैस ना तो खुद जलता है, ना जलने में सहायक करता है, रिएक्शन जल्दी करेगा ही नहीं वो। ठीक है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरना, ये भी क्या है? विकृत गंधिता को रोकने का उपाय है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब नोट करके कुछ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं नोट करके डाल दिया हूं। जैसे मैग्नीशियम रिबन किस लॉ के साथ जलेगी? व्हाइट, श्वेत लॉ के साथ जलती है। ठीक है, तो ये एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट था, तो मैं अलग से लिख दिया हूं। मैग्नीशियम रिबन श्वेत लॉ के साथ जलकर क्या बनाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। आगे देखते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु जो आ सकता है, जो किताब में है, बुझे हुए चूने। बुझा हुआ चूना, देखिए कच्चा चूना का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, बुझा हुआ चूना का नहीं, कच्चा चूना। ठीक है, जो मार्केट में बिकता है CaO। और बुझा हुआ चूना जब पानी उसमें मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है वो। तो बुझे हुए चूने के विलयन, बुझा हुआ चूना क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला याद रखना है आपको, CaOH(2). ये क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड कच्चा चूना। ठीक है, का उपयोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवार की सफेदी। ठीक है, दीवार की सफेदी हम लोग गांव देहात में होता है ना, चूना का पुताई किया जाता है, तो दीवार की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? CaOH(2). वायु में उपस्थित जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या है? 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तो जो भी हो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से धीरे धीरे रिएक्शन करता है। ठीक है, धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट, किसकी परत बनाती है? कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनाती है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मैं लिख दिया हूं यहाँ, की परत पतली परत बना देती है, और सफेदी के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। यहाँ ध्यान रखना, तुरंत जब हम लोग करते हैं तो चमकता नहीं है, लगता है फीका टाइप का, लेकिन धीरे धीरे वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत, और फिर दीवार चमकने लगता है। ठीक है, वही चमक आ जाती है। तो मैंने इसको इक्वेशन से दे दिया, CaOH(2) + CO2 CaCO3 + H2O। ठीक है, ये आपका हो गया इसका उदाहरण। अगला देखते हैं, ये आपका बॉक्स आइटम में दिया हुआ था। अब देखते हैं फिर, कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसका उपयोग सीमेंट निर्माण में होता है, याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग। ठीक है, मतलब CaO। ठीक है, इसका उपयोग, इसको क्या कहते हैं? चूना या बिना बुझा हुआ चूना। किसका उपयोग किसमें निर्माण में होता है? सीमेंट निर्माण में, याद रखना है। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड AgCl
धूसर रंग का हो जाता है, ये भी याद रखना, मतलब ग्रे कलर का। कौन सा कलर? ग्रे, इसको इंग्लिश में ग्रे कलर कहते हैं, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। ऐसा प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन के वियोजन के कारण होता है। जब हम वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया पढ़ाए थे तो वहां इसको रिएक्शन के साथ दिखाए थे, ठीक है, इक्वेशन के साथ दिखाए थे। तो आप आगे बढ़ के फर्स्ट नंबर वीडियो में आप देख सकते हैं वहां, ठीक है, देख सकते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा हो जाता है? धूसर कलर। ये याद रखना है, ये एसएससी के एग्जाम में आया था, ठीक है, एसएससी के एग्जाम, झारखंड एसएससी के एग्जाम में ये आया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में वियोजन अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। क्या किया जाता है? श्वेत श्याम, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ये भी याद रखना है, किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड, AgCl, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, ठीक है। इसका उपयोग, ये क्या है? इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ये मैं बता चुका हूं अपघटन अभिक्रिया में आपको, इसलिए आप वहां देखे, विस्तार से बताया था। आगे देखते हैं। जिंक और लेड और कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होती है। ये भी आपके किताब में दिया था, जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। कौन? जिंक और लेड। आप यहां भी देखिएगा, फर्स्ट या सेकंड नंबर वीडियो में मैं डाला हूं, सक्रियता श्रेणी का पूरा डाल दिया हूं, ठीक है। शायद ये धातु अधातु वाले चैप्टर में था, मैं आपको यहीं डाल दिया हूं क्योंकि इस तरह का चीजें थी तो मैं आपको डाल दिया हूं। जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। कौन? जिंक और लेड, ठीक है। तो अभिक्रियाशीलता वाले श्रेणी में आप देखिएगा ये ऊपर आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे जैसे हम नीचे आते थे क्या, अभिक्रियाशीलता उसका घटती चली जाता था। लोहे के कील कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट। क्या है उसका कलर? जब कॉपर सल्फेट का कलर कैसा रहेगा? गहरा नीला। याद रखिएगा ये सब चीज, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है। लोहे के कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। तो यहां पर देखिए एक तरह का अभिक्रिया भी है, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। लोहे के कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। क्या है? आयरन, FeSO4 बनाएगा। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा था? गहरा नीला रंग। गहरा नीला रंग हल्के हरे रंग में बदल जाता है। कैसका? उसका कलर अब चेंज कर जा रहा है, हल्के हरे रंग में बदल जाता है। और लोहे का यहां पर होगा काला, ठीक है। लोहे का काला रंग भूरा हो जाता है, याद रखिएगा ये सब, ठीक है, ध्यान से। तो मैं आपको फिर से बता दिया हूं कि लोहे के कील, ठीक है, Fe जब है किससे? कॉपर सल्फेट CuSO4, तो CuSO4 का कलर कैसा था? गहरा नीला। के विलयन से कॉपर को जब विस्थापित करेगा तो कॉपर को विस्थापित कर रहा है, इसका मतलब सक्रियता श्रेणी में लोहा ऊपर है कॉपर से, ठीक है, या विस्थापन अभिक्रिया भी हो रहा है, कर देता है, तो आयरन सल्फेट बनता है, ठीक है, FeSO4 बन रहा है। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का कलर, अब पहले कैसा था कलर? था गहरा नीला, अब उसका कलर क्या हो जा रहा है? हल्का हरा रंग का हो जा रहा है रिएक्शन के बाद। और लोहा का कलर क्या हो जा रहा है? भूरा बन जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। कॉपर ऑक्सीजन से संयोग करके कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, की काली परत बनाता है। यह भी याद रखना है, कॉपर जो है ऑक्सीजन से संयोग जब करेगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? काला, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या हो गया? काला। अथवा गर्म, उसके बाद दूसरा क्या है? गर्म कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड जो है यदि गर्म है, गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर काली परत भूरे रंग की हो जाती है, ठीक है। ये भी याद रखना है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं, आपके किताबों से तोड़ तोड़ कर निकाल दिया हूं ऑब्जेक्टिव। बढ़िया से पढ़िएगा तो एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। क्या बताए? कॉपर, कॉपर जब ऑक्सीजन संयोग करेगा तो क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है? काला, ठीक है। अब इसी गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर जब हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर देंगे, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस, तो उसका कलर क्या हो जाएगा? काला से भूरा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे तो आपको कैसा लगा? मैं चैप्टर कंप्लीट किया हूं, आप अपना कमेंट बताएं, जरूर बताएं, और आपसे गुजारिश है कि ट्रस्ट इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं नेक्स्ट साइंस का वीडियो पुनः लेकर आ रहा हूं। धन्यवाद।